हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, इस अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में स्पीसीज अवेलेबल है, ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे? एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर डिटेल को लिखें तो बहुत सारी किताबें लिखी जाएगी एक ऑर्गेनिज्म पे, और हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, 17 लाख से ज्यादा स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू मेयर, है ना। तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म को पढ़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इस इम्पॉसिबल काम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन की यूनिट जो है इंट्रोड्यूस हुई थी साइंस के अंदर। बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को देखते हुए एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के कैरेक्टर पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। जब हम कैरेक्टर एक ही ग्रुप के याद करेंगे और एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो जो एग्जाम्पल के अंदर ऑर्गेनिज्म आए हैं उन सब के अंदर वो कैरेक्टर होंगे। यानी कि बहुत एक बार ही कैरेक्टर याद करने हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे। यानी कि जो मैटर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके प्राप्त कर रहे थे पहले विदाउट क्लासिफिकेशन, आफ्टर क्लासिफिकेशन हम उसी मैटर को प्राप्त करेंगे कम पढ़कर, कम यानी सिंप्लीफाई तरीके से उसको प्राप्त करेंगे। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको क्लासिफाई किया जाएगा। इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिए हैं बेसिकली, तो वो 5 किंगडम कैसे दिए हैं वो इसी चैप्टर में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन हमने लिखी है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इसके बारे में। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप्स बनाना, समूह बनाना। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लासिफिकेशन है वो हम लिविंग का ही करेंगे, नॉन लिविंग का करेंगे ही नहीं। इस मार्कर को इस दीवार से कैसे अलग किया है ये हम पढ़ते ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारा एरिया है पढ़ने के लिए, है ना। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाए जाते हैं इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, अलग अलग विशेष ग्रुप के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है इनको देखते हुए उन्हें एक अलग ग्रुप में रखेंगे। जिनके बीच में ज्यादा डिससिमिलरिटीज होगी उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे। जिनमें सिमिलरिटीज होगी उन्हें सेम ग्रुप में, जिसमें डिससिमिलरिटीज होगी उसे अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे। तो ये बेसिस लिया गया सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज का ग्रुप्स बनाने के लिए, और इसी ग्रुप बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे बेसिकली। अगली लाइन पढ़ते हैं, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण, लोग शहरों में आकर रहने लगे, अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट्स दिए गए, है ना। ऐसा तो है नहीं भाई कि एक साइंटिस्ट आया जिसने सारा क्लासिफिकेशन करके चला गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है इस क्लासिफिकेशन को करने में, तब जाकर आज हम इतना अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे इस क्लासिफिकेशन को। उन बहुत सारी जिंदगियों को एक एक लाइन में हम समझेंगे यहाँ पर, तो उस लाइन को इंपॉर्टेंस देना तो बनता है यार, किसी की लाइफ जुड़ी है उस लाइन के साथ। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे शहरों में लोग रहने लगे, उनका तरीका डेवलप हुआ रहने का, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट्स भी दिए गए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, नॉट साइंटिफिक। जो पहले अटेम्प्ट दिए गए ना वो साइंटिफिक नहीं थे। अब साइंटिफिक होने का क्या मतलब है, साइंटिफिक उसे माना जाता है जिसका कोई प्रूफ दिया जाता है। साइंस जो है विदाउट प्रूफ किसी को भी नहीं मानती है। अगर किसी क्लासिफिकेशन का आप प्रूफ देते हो तो उसे बोलेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अगर विदाउट प्रूफ आप बोलते हो ये मार्कर इस हवा से अलग है, भाई इस हवा और मार्कर में कुछ डिफरेंटनेस है तभी ये अलग है, अगर उस डिफरेंस को बताए बिना आप बोलते हो कि अलग है तो ये नॉन साइंटिफिक होगा। अगर इसके कैरेक्टर बताकर और हवा के कैरेक्टर बताकर आप बोलते हो अलग अलग है तब वो साइंटिफिक बेसिस माना जाएगा। तो वो जो पहले दिए गए थे वो नॉट साइंटिफिक थे, वो किस पे बेस्ड थे, एंड बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो वो हमारी जिंदगी में यूजफुल है या यूजलेस है, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया था। यानी कि कुछ ऐसे समझो आप, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमारी जिंदगी में हमारे काम आएंगे उन्हें अलग ग्रुप में रखेंगे और जो काम नहीं आएंगे उन्हें अलग ग्रुप में रखेंगे बेसिकली। जैसे खाने की चीजें काम आ रही है तो खाने जो हमें खाना देते हैं वो वाले जो प्लांट्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखेंगे,
और जिन प्लांट से हमें खाना नहीं मिल रहा है उन्हें अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन था जो सबसे पहले यूज किया गया था, साइंटिफिक नहीं था। इसके अंदर यूज का उपयोग किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और वो यूज कौन कौन से हो सकते हैं। एनसीईआरटी में 3 यूज लिखे हैं, डायरेक्टली याद होनी चाहिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड का मतलब जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें खाना मिलता है वो वाले, शेल्टर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें निवास मिलता है, शेल्टर का मतलब निवास होता है। अब आप कहोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन सा निवास मिलता है, हमें नहीं मिलता लेकिन और अलग जीवों को मिल सकता है। जैसे एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रह रही है, तो वो पेड़ क्या है, लिविंग है, वो चिड़िया भी क्या है, लिविंग है। एक लिविंग को यानी कि चिड़िया को दूसरे लिविंग यानी कि पेड़ से क्या मिल रहा है, निवास का स्थान मिल रहा है, हैबिटेट मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, यानी कि इट इज ऑल्सो पॉइंट फॉर क्लासिफिकेशन, अंडरस्टूड और नॉट। क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़ा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे हमें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कपड़े मिल रहे हों, वो भी यूज यहाँ पे कंसिडर किया गया था। तो 3 यूज एनसीईआरटी में लिखे हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। हिंदी में याद रखना चाहो तो कपड़ा, रोटी, मकान याद रख सकते हो, कपड़ा, रोटी और मकान, कुछ ऐसे है ना। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग तो याद कर ही सकते हो, बार बार पढ़ते हैं किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए। तो ये 2 लाइनें समझ में आई होगी, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। और जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किए गए थे वो साइंटिफिक नहीं थे, वो यूज के ऊपर, इन 3 यूज के ऊपर बेस्ड थे जनरली। आगे हम बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। आपको अगर बायोलॉजी का बेसिक्स पता हो तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोज और लोगोस। बेसिकली बायो का मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब टू स्टडी, अध्ययन के लिए, यानी कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होगी। बेसिकली इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एक जूलॉजी और दूसरी क्या होती है, बॉटनी। बेसिकली इन दोनों ब्रांचेस के फादर अगर आपको पता हो, क्या जूलॉजी के फादर होते हैं एरिस्टोटल, बिल्कुल होते हैं। क्या बॉटनी के फादर होते हैं थियोफ्रेस्टस, बिल्कुल होते हैं। ये जो एरिस्टोटल है ये एक टीचर थे, जूलॉजी के प्रोफेसर थे बेसिकली, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। बेसिकली एरिस्टोटल ने क्या किया था, ध्यान से समझना, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप्स के अंदर, एक बनाया था एनाइमा और एक बनाया था इनाइमा, है ना। एनाइमा और इनाइमा याद कैसे रखेंगे, देखो 2 ग्रुप बनाए हैं एनिमल्स के, किसने बनाए हैं, बेसिकली एरिस्टोटल साहब ने बनाए हैं भाई। एरिस्टोटल को हिंदी में बेसिकली अरस्तु भी बोलते हैं। इनको पूरी बायोलॉजी का फादर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है। आप देख भी सकते हो सबसे पहले इन्हीं का नाम आ रहा है इस चैप्टर में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने के कारण इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और ये लिविंग यानी कि एनिमल्स के बारे में क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलेंगे क्योंकि ये जूलॉजी के प्रोफेसर है। तो एरिस्टोटल को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, ऑल्सो बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। लेकिन जो थियोफ्रेस्टस थे, जो कि इन्हीं के क्या थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स के 3 ग्रुप बनाए थे, एक बनाया था ट्री, एक बनाया था शर्ब और एक बनाया था हर्ब। बहुत ध्यान से समझना, मैंने इनका भी मतलब अभी नहीं बताया है और इनका भी नहीं बताया है, अभी बता रहे हैं। जब एरिस्टोटल ने एनिमल्स के 2 ग्रुप बनाए, कौन कौन से, एनाइमा और इनाइमा। ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, यहां पर एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, आरबीसी। एनाइमा ग्रुप के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे एरिस्टोटल ने, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं थे। बेसिकली ए का मतलब एब्सेंट, आरबीसी नहीं है। और ई का मतलब यहाँ पे आप प्रेजेंट मानोगे, आरबीसी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरबीसी नहीं है तो इनका ब्लड रेड नहीं होगा। कैसा होगा ये एरिस्टोटल ने नहीं बताया, इन्होंने बस इतना बताया कि आरबीसी अगर नहीं है ना तो रेड नहीं होगा, बात खत्म। इन्होंने बोला ए नाइमा के अंदर तो आरबीसी नहीं है लेकिन ई नाइमा के अंदर आरबीसी है, जहां पर आरबीसी है वहां पर ब्लड कैसा होगा, रेड होगा बेसिकली। तो एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया एरिस्टोटल ने, ए नाइमा और ई नाइमा। बेसिस रखा आरबीसी का प्रेजेंस और एब्सेंट, जहां पर आरबीसी प्रेजेंट होगा ब्लड होगा रेड, जहां पे एब्सेंट होगा वहां पे ब्लड होगा नॉन रेड। कैसा होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है ना, कलरलेस भी होता है, कुछ का ब्लू भी होता है, वगैरह वगैरह। जो थियोफ्रेस्टस थे एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, बेसिकली शिष्य थे। इन्होंने प्लांट के 3 ग्रुप्स बना दिए, ट्री, शर्ब और हर्ब। जो सबसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें रखा गया ट्री के अंदर, बहुत बड़े बड़े, और जो छोटी मोटी झाड़ियां होती है उन्हें रखा गया शर्ब के अंदर, और जो बहुत छोटी छोटी ग्रास होती है, घास होती है, उसे रखा गया था हर्ब के अंदर। जैसे मूंग मोट है वो हर्ब होते हैं,
बोल्डी, केंटा, ये सब शर्ब होते हैं, और जो नीम है, बरगद है, ये सब क्या होते हैं, ट्री होते हैं। तो प्लांट के 3 ग्रुप बनाए थे थियोफ्रेस्टस ने, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और एनिमल्स के 2 ग्रुप बनाए थे एरिस्टोटल ने, इसलिए एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल ने शुरुआत की थी, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलेंगे, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु को ही बोलेंगे। तो ये था इनिशियल क्लासिफिकेशन जो इन दोनों ने किया था, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने, दोनों ने साथ मिलकर किया था। देखो अब जो लिखा है लाइनें एनसीईआरटी में वो पढ़ते हैं। एरिस्टोटल जो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे बेसिकली, है ना, वाज अर्लीस्ट, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहले इन्होंने अटेम्प्ट दिया था मोर साइंटिफिक। इससे पहले जो दिए गए थे वो नॉन साइंटिफिक थे, इन्होंने सबसे पहले मोर साइंटिफिक यानी कि प्रूफ देते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इन्हीं को इनका जो सिस्टम था उसे रखा गया आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप का हुआ था बेसिकली, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। जो पहले दिया गया था वो आर्टिफिशियल था, जो बाद में दिया गया था वो नेचुरल था। केवल एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं दिया है, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उनमें से एरिस्टोटल वो थे जो सबसे पहले आए थे। अंडरस्टूड और नॉट? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जॉर्ज बेंथम और हुकर ने दिया था, आगे सब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नाम आया है इसलिए मैंने इतना सा बता दिया है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन की ब्रांच है जिसका सब टॉपिक अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे। अगली लाइन समझना, he used simple morphological character to classify plants into tree, shrub and herb। ये थियोफ्रेस्टस के बारे में लिखी गई है लाइन। इन्होंने जो है प्लांट को क्लासिफाई किया था कैसे, भाई जो सबसे बड़ा है उसे ट्री मान लिया, जो उससे छोटा है उसे क्या मान लिया, शर्ब मान लिया, और जो सबसे छोटा है उसे क्या मान लिया, हर्ब मान लिया। छोटा है ये बाहर से ही दिख रहा है, ऐसा कोई कैरेक्टर जो बाहर से ही दिखता हो उसे बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पूरा चैप्टर है मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के बारे में, उसमें और समझ आएगा। जो कैरेक्टर बाहर से ही दिखता है उसे बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर उस प्लांट को तोड़ने पर अंदर से दिखता है उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर 2 टाइप की कैरेक्टर है, दोनों पे अलग अलग चैप्टर है 11th क्लास के एनसीईआरटी में। यहाँ पे बस इतना समझ लो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बाहर से देखने पर ही कैरेक्टर दिख रहा है तो उस कैरेक्टर को बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन्हीं कैरेक्टर को देखते हुए प्लांट के 3 ग्रुप्स बनाए थे थियोफ्रेस्टस ने बेसिकली। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड है उसे इनाइमा बोला, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उसे एनाइमा बोला। तो ये लाइन लिखी गई है एरिस्टोटल के बारे में बेसिकली। तो ये था इनिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आए थे कैरोलस लिनियस बेसिकली, जिन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। सो यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में रोल प्ले किया है अपना। लिनियस जो है वो भी एक ग्रीक साइंटिस्ट है बेसिकली। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, यानी कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पूरी अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। एक प्लांटी होगा, दूसरा एनिमेलिया होगा ऑब्वियसली। ये 1735 के अंदर अपना फंक्शन किया था, इन्होंने अपना वर्क को पब्लिश किया था। एक प्लांटी किंगडम दिया था और एक एनिमेलिया किंगडम दिया था। प्लांटी के अंदर किसे रखोगे बेसिकली, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो प्लांट के अंदर आएंगे, जितने भी एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को किस में रखा गया, प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया। एनिमल्स के अंदर रखा गया प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को, इन तीनों को कहां रखा गया, एनिमल्स के अंदर रखा गया। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे रख दिया, ऐसा क्या है जो यहां पर है और यहां पर नहीं है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी इनको इंटर रिलेटेड करके अलग अलग किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस दिया था कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एक किंगडम के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर एब्सेंट है। जो प्लांटी होता है, जो प्लांटी किंगडम है, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां पर जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंजाई हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी के अंदर सेल वॉल होगी ही होगी। वो किसकी बनी हुई है, कॉम्पोजिशन, मटेरियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेल वॉल होगी ही होगी। और जो एनिमेलिया किंगडम बनाया था उसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, चाहे प्रोटोजोआ हो, इनवर्टिब्रेट्स हो या वर्टिब्रेट्स हो, इनमें सेल वॉल मिल ही नहीं सकती है। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड सेल वॉल इन द एनिमेलिया किंगडम, इन तीनों के अंदर। तो काफी अच्छा बेसिस दिया था इन्होंने, कैरोलस लिनियस ने,
पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कह सकते हो भाई, है ना, जिन्होंने एक बेसिस दिया है काफी बढ़िया, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। 100% वैलिडिटी के कारण इनको काफी सम्मान मिला था इसके बाद। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही थी सिस्टम की। ये क्या क्या नहीं कर सकता, दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश का मतलब अलग अलग करना, ये सिस्टम किन को अलग नहीं कर सकता, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से देखो, जो एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है उसके जो सेल है वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो अलग अलग टाइप के सेल को एक ही ग्रुप में रख दिया। क्या अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग रखना चाहिए था? क्या ये इसकी कमी हो गई, लिमिटेशन हो गई, डिसएडवांटेज हो गया? बिल्कुल हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं कर पाया था बेसिकली। ये रहा एग्जांपल, बैक्टीरिया और एंजियोस्पर्म को एक साथ रख दिया। अगला है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी अलग अलग नहीं कर पाए थे। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है और एंजियोस्पर्म का प्लांट मल्टीसेलुलर है, तो इसका भी सेम एग्जांपल लिख सकते हो कि इनको भी अलग अलग नहीं कर पाया। अगला लिखा है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नहीं किया इसने। देखो ये जो एल्गी है इसके अंदर एल्गी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी। जो ग्रीन टाइप के एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंजाई लिखा है ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांटी के अंदर और कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं प्लांटी के अंदर। भाई सेम कैरेक्टर को सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर को भी सेम ग्रुप में रख दिया, तो ये भी इस सिस्टम की कमी रही थी। 3 कमियां लिखी है हमने इस सिस्टम की और एक बेसिस लिखा है। और सिस्टम कैसे बनाया था, 2 किंगडम रखे थे, दोनों के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है। लिनियस ने दिया था, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, 1735 में पब्लिश हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया है अच्छे से। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसको दिया था अर्नस्ट हैकेल ने, और कब दिया था, 1866 में दिया था, 1866 में। कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम दे दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने 3 किंगडम दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया को तो एज इट इज रखा था। नया किंगडम कौन सा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था। इस प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें इंक्लूड कर दिया था बेसिकली। तो अर्नस्ट हैकेल ने कौन सा किंगडम बनाया है, प्रोटिस्टा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और उसके अंदर सभी यूनिसेलुलर को रख दिया था। जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था कोपलैंड ने, कब दिया था, 1956 के अंदर दिया था बेसिकली। इन्होंने 3 तो ये किंगडम एज इट इज रखे थे, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। चौथा दिया था कौन सा, मोनेरा दिया था बेसिकली, लेकिन इन्होंने मोनेरा वर्ड नहीं दिया था, इन्होंने वर्ड दिया था माइकोटा। ये जो मोनेरा वर्ड है ये दिया था डुगर्टी और एलन ने। एलन एक साइंटिस्ट थे, इकोलॉजी में भी आपको पढ़ाएंगे एलन रूल के बारे में, जिन्होंने एलन रूल भी दिया था, और यहाँ पे मोनेरा नाम देने में भी इनका रोल है, डुगर्टी और एलन का बेसिकली। तो माइकोटा वर्ड किसने दिया है, कोपलैंड ने। मोनेरा वर्ड किसने दिया है, डुगर्टी एंड एलन ने बेसिकली। इस मोनेरा या माइकोटा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा गया। भाई जितने भी प्रोकैरियोटिक है सबको उठाकर मोनेरा में फेंक दिया, जितने भी यूनिसेलुलर है सबको उठाकर प्रोटिस्टा में फेंक दिया। प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर जो बचे वो पड़े हुए हैं अभी भी। उसके बाद आए थे आर.एच. व्हिटेकर, 1969 में आए थे, 1969 में। ये सन 2 बार नीट के अंदर पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज के रूप में। तो आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब प्रपोज किया था, 1969 में किया था। और जो 5 किंगडम है, 4 तो पहले ही बन गए, उन्हें एज इट इज रखा। 5वां बनाया था इन्होंने फंजाई। फंजाई को क्यों अलग किया था, क्योंकि फंजाई का न्यूट्रिशन का तरीका अलग है। फंजाई एक हेट्रोट्रोफिक होता है जो सेप्रोफिटिक तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए इसको अलग किंगडम के अंदर रखा था आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने केवल न्यूट्रिशन ही नहीं देखा, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे क्लासिफिकेशन करने के लिए। उस क्राइटेरिया को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसकी ट्रिक भी लिखी है आपके सामने। री-सीपीएमटी, पीएमटी तो जानते ही हो, प्री मेडिकल टेस्ट। पहले नीट को पीएमटी बोला जाता था, एआईपीएमटी है ना, उसी पीएमटी को मैंने लिखा है री-सीपीएमटी। इस ट्रिक से, री का मतलब है रिप्रोडक्शन, किस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। सी का मतलब है सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसको भी ध्यान में रखा गया। पी का मतलब है फाइलोजेनिक, इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको भी ध्यान में रखा गया। जो 5 किंगडम है आप देख रहे हो, सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था मोनेरा का, उसके बाद हुआ था प्रोटिस्टा का। इस प्रोटिस्टा से एक तरफ बना था फंजाई, दूसरी तरफ बना था प्लांट, तीसरी तरफ क्या बना था,
एनिमेलिया बना था। तो ये है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ऑफ क्लासिफिकेशन फैक्टर। फाइलोजेनिक को भी ध्यान में रखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो रखा ही था ऑब्वियसली, तभी फंजाई को अलग किया था बाकियों से। थैलस का मतलब होता है कि बॉडी यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, बॉडी के अंदर सेल्स के नंबर को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया था। तो ये 5 क्राइटेरिया के नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं, जिनकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी और कैसे याद करोगे वो भी बता दी है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशंस, जैसे आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं। पहली लिमिटेशन तो ये है इसकी कि इन्होंने वायरस को कहीं पे भी प्लेस नहीं किया। वायरस है तो एक ऑर्गेनिज्म ही ना, हालांकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट है, बीच का मतलब फैक्टर है, लेकिन फिर भी है तो लिविंग ही। लिविंग हो सकता है कुछ कंडीशनों में, उसको क्लासिफाई नहीं किया, कहीं तो रखना चाहिए था ना, कहीं भी नहीं रखा, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। उसके अलावा कुछ प्रियोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ वायरोइड होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं, उनको भी कहीं नहीं रखा, ना वायरस को रखा, ना वायरोइड को रखा, ना ही प्रियोन को रखा, तो इनको कोई जगह नहीं दी गई तीनों को, इसलिए ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी ये है कि इन्होंने एल्गी को कहां पे रखा, बहुत ध्यान से नोटिस करना। 5 किंगडम बना दिए हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। इस मोनेरा के अंदर हमने एल्गी को रखा है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसे। ये जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर भी डाई एटम और डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, ये भी एक टाइप की क्या है, एल्गी है। और इस प्लांटी के अंदर एक एल्गी ग्रुप आता है पूरा, उस ग्रुप के अंदर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों एल्गी आते हैं। एल्गी जो कि एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसको आप 3 अलग अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, तो उसे एक ही ग्रुप के अंदर रखो। आप 3 अलग अलग किंगडम के अंदर रख रहे हो, ये भी इस RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन है बेसिकली। तो 2 लिमिटेशन मैंने आपको बताई है, एक तो वायरस, वायरोइड और प्रियोन्स को कोई जगह नहीं दी, और दूसरी है कि एल्गी को 3 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी के अंदर। तो ये RH व्हिटेकर की भी लिमिटेशन है। हालांकि मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन का मॉडल है वो RH व्हिटेकर का ही है भाई, लेकिन फिर भी इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही दिया गया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, सब कुछ एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए 4 वर्ड और पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा क्या ही हो जाएगा, है ना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया था वो किया था कार्ल वूज ने। इन्होंने 6 किंगडम बना दिए थे, यानी कि एक नया किंगडम बना दिया था। 5 किंगडम पहले ही बन गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो मोनेरा है इसको 2 किंगडम में तोड़ दिया था इन्होंने, एक बनाया था आर्की बैक्टीरिया वाला और एक बनाया था यू बैक्टीरिया वाला। जो आर्की बैक्टीरिया वाला है उसे बोला गया आर्की, यू बैक्टीरिया वाले को बोला यू बैक्टीरिया, और बाकी जो ये पूरे बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब को मिलाकर एक डोमेन बना दिया जिसे बोलते हैं यूकेरिया। इन्होंने किंगडम तो बनाए थे 6, लेकिन डोमेन कितने बनाए थे, 3। आर्की क्या है, एक डोमेन है। यू बैक्टीरिया क्या है, एक डोमेन है। यूकेरिया क्या है, एक डोमेन है। इस डोमेन के अंदर 4 क्या आते हैं, किंगडम आते हैं। इसके अंदर 4 क्या आते हैं, किंगडम आते हैं, और इसके अंदर एक ही किंगडम आता है, इसके अंदर भी एक ही किंगडम आता है। इस डोमेन का नाम और इस किंगडम का नाम सेम है, इस डोमेन का नाम और इस किंगडम का नाम सेम है, लेकिन इस डोमेन के अंदर जो 4 किंगडम आते हैं, चारों के नाम अलग अलग है और इसका नाम भी उनसे अलग है। आई होप इट इज क्लियर। 3 डोमेन दिए थे और 6 क्या दिए थे, किंगडम दिए थे। बेसिकली सबके नाम आपके सामने है, अच्छे से देखें आप, किसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अभी क्लियर करता हूं मैं, सारे क्लासिफिकेशन फिर से रिवाइज करा के। कार्ल वुज ने ये कहा था कि जो सभी डोमेन्स होते हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से, सामान्य पूर्वज से इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं। वो जो सामान्य पूर्वज होता है उसी का नाम है प्रीजीनोट। क्या नाम है उसका, प्रीजीनोट। प्रीजीनोट पीवाईक्यूज में पूछा भी जा चुका है भाई, प्रीजीनोट। कॉमन एंसेस्टर क्या है सभी का, इन सभी यानी कि 3 डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सभी का एंसेस्टर कौन है, प्रीजीनोट। यानी कि पूरी अर्थ पे लाइफ का एंसेस्टर कौन है, प्रीजीनोट, ऐसे भी कह सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है, कार्ल वुज को कैसे पता कि ये इससे अलग है और ये इससे अलग है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो आरएनए होता है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा इसी थोरेक्स पे, जो आरएनए होता है उसमें 16S आरएनए होता है। ये एक आरएनए है तो इसके अंदर जीन्स भी होते हैं बेसिकली। इन जीन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है इसके और इसके अंदर।
आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो 16S वाला आरआरएनए है उसके जीन का सीक्वेंस अलग अलग होता है। वही अलग होने का कैरेक्टर इन आर्कीबैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की कैपेसिटी देता है। आर्कीबैक्टीरिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में, बहुत ज्यादा जमीन के नीचे रह सकते हैं। उनका कारण यही है, उनके जो 16S आरआरएनए के जीन होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं इन दोनों से, इसलिए ये ऐसा कर पाते हैं। तो इसी डिफरेंस की वजह से इन्होंने इन तीनों को अलग अलग रखा था और अपना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया है। यू प्लीज नोट दिस, देन वी इरेज इट एंड समराइज ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप आपने पोज करके नोट कर लिया है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि क्लासिफिकेशन करो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, तो आप भी ऐसे ही करोगे। आप कहोगे कुछ लिविंग ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं जैसे कि एनिमल्स, और कुछ लिविंग ऐसे हैं जो एक ही जगह रहते हैं जैसे कि प्लांट। वही किया था सबसे पहले किसने? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दोनों किंगडम के आप नाम लिख सकते हो, प्लांटी और एनिमेलिया थे बेसिकली। इन्होंने प्लांट्स के अंदर क्या क्या रखा था? बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सबको रख दिया प्लांट के अंदर, जितने भी फंजाई होते हैं सबको यहाँ रख दिया, जितने भी एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को किस में रख दिया? प्लांटी के अंदर रख दिया। तो एनिमेलिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर किसे रखा था? प्रोटोजोआ को रखा था बेसिकली। उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को भी रखा था। तो ये था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दोनों किंगडम के नाम है, क्या क्या इसमें रखे गए थे वो है। कैरोलस लिनियस के बाद कौन आए थे जिन्होंने प्रोटिस्टा दिया था? अर्नस्ट हैकेल। तो अर्नस्ट हैकेल आ चुके हैं यहाँ पे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ये दो तो एज इट इज रखे थे, प्लांटी और एनिमेलिया तो है ही, अपना क्या दे दिया इन्होंने? प्रोटिस्टा भी दे दिया था। प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया था? बेसिकली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उन सबको रखा था। क्या बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है? बिल्कुल। तो बैक्टीरिया को उठा के यहाँ फेंका था। क्या एल्गी यूनिसेलुलर है? कुछ एल्गी होते हैं, जितने भी होते हैं उन्हें उठा के यहाँ फेंका था। इनमें से कोई यूनिसेलुलर नहीं है। और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इसको भी उठा के यहाँ पे रखा था। एनिमल्स में क्या बच गया पीछे? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स बच गया। प्लांट के अंदर क्या बच गया? बेसिकली फंजाई बच गया, कुछ एल्गी बच गए, कुछ एल्गी यहाँ आ गए, कुछ यहाँ पे रहे। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। अर्नस्ट हैकेल ने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तीनों किंगडम के नाम लिखे हुए हैं और इन किंगडम में क्या क्या रखे थे वो आ चुके हैं। देखो, याद केवल इन दो को ही करना है। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर इनमें से जितने भी यूनिसेलुलर है उनको उठा के रख दिया। अब आपके मन में डाउट आएगा, मुझे कैसे पता कौन यूनिसेलुलर है? अभी तो हमने स्टार्टिंग की है चैप्टर की। जब पांचों किंगडम पढ़ लेंगे तो डिटेल में सब कुछ हवा में हो जाएगा कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी है, किसमें कैसे सेल है, सब याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के लिख के छोड़ दो, आगे जब पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। अर्नस्ट हैकेल के बाद आए थे कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये तीनों तो एज इट इज है, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। उसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? माइकोटा, जिसका नाम क्या रख दिया बाद में? मोनेरा रख दिया। मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको उठा के फेंक दिया। क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है? बिल्कुल होता है। तो बैक्टीरिया को उठा के यहाँ फेंक दिया। बाकी चीजें एज इट इज पड़ी है। यहाँ पे फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके अंदर इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या बच गया? कुछ एल्गी बच गए और कुछ प्रोटिस्टा बच गए। बेसिकली बैक्टीरिया के लिए अलग ग्रुप बनाया था कोपलैंड ने, जिसका नाम मोनेरा है बेसिकली। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपके सामने है भाई। उसके बाद आए थे RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। पांचों किंगडम को आप लिख सकते हो भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखो, 4 तो पहले ही बने हुए हैं, नया कौन सा बना है? केवल फंजाई बना है। ये जो फंजाई प्लांट के साथ था ना, ये इन पेड़ों से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि ये सब थे फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बना रहे थे। लेकिन ये फंजाई तो दूसरों को पकड़ पकड़ के खा रहा था, चूस रहा था, है ना, दूसरों के न्यूट्रिएंट को सक कर रहा था बेसिकली, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के कारण। इसलिए इस फंजाई के लिए इसके अंदर क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। इसलिए इसे अलग किया गया इन सब से और अलग किंगडम बनाया गया, जिसका नाम ही रख दिया फंजाई बेसिकली, है ना,
क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द फंजाई को ही रखा गया है। तो ये है पांचों किंगडम, और इसके अंदर क्या आता है आप लिख ही सकते हो। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा के अंदर वही कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ है बेसिकली। फंजाई के अंदर तो फंजाई आते ही हैं। प्लांटी के अंदर यहाँ से लिख ही लो आप, इसको हटा दो, केवल एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ये इन पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो ये अभी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो ये वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ये साइंस पहुंची थी उसकी हिस्ट्री है ये आपके सामने। इसके बाद में एक कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट भी आए थे भाई, जिन्होंने एक अपनी ही कहानी सुनाई एक अलग ही तरीके से। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ही हाई कंडीशनों में रह सकते हैं, अलग टेम्परेचर में, अलग एसिडिटी में, अलग डेप्थ के अंदर, उनको अलग करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसलिए उन्होंने 3 डोमेन दिए थे। किसने दिए थे? कार्ल वुज ने दिए थे। 3 डोमेन दिए थे। एक डोमेन में रखा आर की चीजों को, आर की मतलब जो एक्सट्रीम पे मिल सकती है। एक में रखा नॉर्मल चीजों को, यू बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया को। इसके अंदर हाई कंडीशन में मिलने वाले बैक्टीरिया है, इसके अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे उसे रख दिया यूकेरिया का अंदर। यूकेरिया, इसका नाम है यू बैक्टीरिया और इसका नाम है यूकेरिया। केरिया का मतलब ये कैरियोटिक, यूकेरियोटिक। देखो सेल 2 टाइप के होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो मोनेरा है इसके अंदर आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों जो बने थे किंगडम, ये प्रोकैरियोटिक से बने थे। यहाँ भी सारे सेल कैसे प्रोकैरियोटिक, यहाँ भी सारे सेल कैसे प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे सारे सेल कैसे यूकैरियोटिक, इसीलिए इसका नाम रख दिया यूकेरिया। यूकेरिया यूकैरियोटिक से मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल यूकैरियोटिक है तो नाम रख दिया यूकेरिया। प्रोकैरियोटिक के 2 ग्रुप बना दिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब ही प्रोकैरियोटिक होता है बेसिकली, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के ही बने होते हैं। तो ये 3 डोमेन दिए थे। इस डोमेन के अंदर 4 किंगडम है और इसके अंदर एक एक किंगडम है। इनकी डिटेल भी और पढ़ेंगे। कार्ल वुज ने ये किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। एनसीईआरटी की कुछ लाइन आपके सामने और एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप देख भी सकते हो एनसीईआरटी के अंदर इसमें लिखा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा ने किन दोनों को साथ साथ किया था। ब्रॉड टुगेदर का मतलब, ब्रॉड का मतलब लेके आना, टुगेदर मतलब साथ साथ। किन 2 चीजों को साथ साथ लेके आ गया था प्रोटिस्टा किंगडम, ध्यान से समझना। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों एल्गी होते हैं, ठीक है। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स। जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, दोनों एल्गी होते हैं। अगर एल्गी है तो एल्गी के अंदर रखेंगे, जो कि प्लांट किंगडम के अंदर आता है बेसिकली। दोनों प्लांट किंगडम में आए हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल भी है। समझ में आया? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों एक एल्गी है जिनके पास सेल वॉल भी होती है। दोनों को पहले कहां पे रखा गया था? प्लांट किंगडम के एल्गी ग्रुप के अंदर रखा गया था। इतना समझ आया? आगे समझते हैं। पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही पहले कहां रखे गए थे? एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए थे। इन दोनों के ही पास सेल वॉल नहीं होती है, लैक सेल वॉल। पैरामीशियम और अमीबा दोनों जो है एनिमल किंगडम में रखे गए थे पहले, दोनों के ही पास सेल वॉल नहीं होती है। उसके अलावा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों के पास सेल वॉल होती है और दोनों पहले कहां रखे गए थे? प्लांट किंगडम के एल्गी ग्रुप में। इन दोनों के साथ, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को अमीबा और पैरामीशियम के साथ कौन लेकर आया है? प्रोटिस्टा किंगडम। कौन लेके आया है? प्रोटिस्टा किंगडम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है। इन दोनों को पास कौन लेके आया है? प्रोटिस्टा किंगडम। अंडरस्टूड और नॉट? इसलिए ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कि बहुत सारी डिसिमिलरिटीज होने के बावजूद भी इनको साथ साथ किसने रख दिया? प्रोटिस्टा किंगडम ने। और प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया है? अर्न्स्ट हैकेल ने दिया है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस लाइन को बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। इस लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर की आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, ये जिम्मेदारी है हमारी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया है और आपने नोट्स भी बना लिए हैं। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।